फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स के शो में, जिसमें हम कंप्लीट करते हैं करंट अफेयर्स के साथ में इंपॉर्टेंट जीके और जीएस के क्वेश्चंस। दोस्तों, आज है 6 जुलाई 2021 और आज जो भी नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में इस वीडियो की वीडियो फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और साथ में इंस्टा के पेज को फॉलो करें। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। इसके अलावा यदि आप एसएससी रेलवे या फिर कोई से भी स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय पैरा ओलंपिक समिति ने टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजावाहक किसे चुना है। तो जो टोक्यो के अंदर पैरा ओलंपिक खेल होने वाले हैं उसमें ध्वजारोहण कौन करेंगे भारत की तरफ से। तो मरियप्पन थंगावेलु इसका आंसर है, आपको याद रखना है, मरियप्पन थंगावेलु करने वाले हैं। अब इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों याद क्या रखना है कि मरियप्पन थंगावेलु जो भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की तरफ से, भारत की तरफ से टोक्यो के अंदर जो पैरा ओलंपिक खेल होंगे उसमें ध्वजारोहण करने वाले हैं। जिन्होंने क्या किया था दोस्तों, याद रखना है, 2016 के अंदर जो रियो ओलंपिक हुआ था उसमें गोल्ड मेडल ये जीत कर लाए थे। साथ में अगर पूछे किस खेल से संबंधित है तो ऊंची कूद या फिर हाई जंप से ये संबंधित है, मतलब ये गेम से ये खेलते हैं। इसके अलावा जो दोस्तों जो 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी इन्हीं को दिया गया था, मरियप्पन थंगावेलु को। तो ये चीज़ें याद रखनी थी। अब और इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। पैरा ओलंपिक खेलों का अगर जनक पूछा जाए दोस्तों तो सर लुडविग गुटमन को कहा जाता है या माना जाता है पैरा ओलंपिक खेलों का जनक। इसके अलावा दोस्तों मुरलीकांत पेटकर को याद रखना है, क्योंकि सबसे पहले मतलब कि पहले एथलीट थे जिन्होंने पैरा ओलंपिक 1972 में पहला गोल्ड मेडल लेकर आए थे पैरा ओलंपिक के अंदर, मुरलीकांत पेटकर, वो भी स्विमिंग या फिर तैराकी के अंदर। इसके अलावा हाल ही में 2020 में दो लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और दिया गया था। ये है दीपा मलिक और बजरंग पुनिया को। तो इस तरह याद रखना है कि 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दीपा मलिक और बजरंग पुनिया को दिया था। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी IONS के 7वें संस्करण की मेजबानी किस देश की नौसेना द्वारा की जाएगी। दोस्तों संगोष्ठी यानी कि एक तरह से सम्मेलन हम कह सकते हैं या फिर सेमिनार। तो ये अभी हाल ही में फ्रांस की नौसेना द्वारा आयोजित की जाने वाली है हिंद महासागर की नौसेना संगोष्ठी। याद रखना है 7वां संस्करण की मेजबानी करने वाला है फ्रांस। अब एक चीज़ और है, फ्रांस एक तो यूरोपियन कंट्री है, लेकिन दोस्तों हिंद महासागर में क्या है, फ्रांस का एक द्वीप स्थित है, रीयूनियन द्वीप, कहाँ पर, हिंद महासागर में है, इसलिए ये इसकी मेजबानी करेगा फ्रांस। इसके अलावा दोस्तों अगर पहली बार इसके जो आयोजन किया गया था हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का, तो भारत ने इसकी मेजबानी की थी 2008 के अंदर, और 2008 में शुरू किया था और 2008 से 10 तक भारत ने इसकी मेजबानी की थी। इसका उद्देश्य होता है कि समुद्र की सुरक्षा और साथ में ही व्यापार, समुद्र से जो व्यापार होता है उसको बढ़ावा देना। अगर मैप में हम देखें फ्रांस की लोकेशन, तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये एक कौन सा यूरोपियन कंट्री है जिसकी कैपिटल यहाँ पे देख पा रहे होंगे पेरिस है। और एक चीज़ और याद रखना पेरिस से कि पेरिस में ही दोस्तों यूनेस्को का अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए तो कहाँ पर है, पेरिस के अंदर ही स्थित है। यहाँ पर स्पेन है, जर्मनी है और यहाँ पर इटली से इसकी सीमा लगती है फ्रांस की। अब और जान लेते हैं इसके बारे में दोस्तों। प्रेसिडेंट यहाँ के, पेरिस इसकी राजधानी देख ली है। प्रेसिडेंट याद रखना है मैक्रोन, इमैनुएल मैक्रोन यहाँ के प्रेसिडेंट है। वो याद रखना दोस्तों राफेल विमान जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे थे, हाल ही में किसने, इंडिया ने इनको मंगा लिया है, कहाँ पर, भारत के अंदर। और तो इनको डेवलप किसने किया था ये पूछा जा सकता है, तो फ्रांस की कंपनी है, कौन सी, डसाल्ट कंपनी, तो इसने निर्माण किया है राफेल विमान का। अब दोस्तों इंपोर्टेंट युद्ध अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच में, 3 है ओनली, ये आपको याद रखना है, शक्ति, वरुण और गरुण। ये तीनों, शक्ति है आर्मी का और वरुण है नेवी का और गरुण है एयरफोर्स है वायुसेना का युद्ध अभ्यास। तो ये तीनों आपको याद रखने थे। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना में कितने शॉर्ट स्पैन ब्रीजिंग सिस्टम शामिल किए गए हैं। दोस्तों शॉर्ट स्पैन ब्रीजिंग सिस्टम बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो याद रखना है कि 12 शॉर्ट स्पैन ब्रीजिंग सिस्टम को शामिल किया है किसमें, भारतीय सेना के अंदर। अब यहाँ पे आप इमेज में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये जो इस ट्रक के अंदर ये गाड़ी के ऊपर जो रखा है ये ही है शॉर्ट स्पैन ब्रीजिंग सिस्टम। इसको और अच्छे से अभी देखते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों होता क्या है ये, तो शॉर्ट स्पैन ब्रीजिंग सिस्टम एक तरह के क्या होते हैं, छोटे छोटे पुल होते हैं। मतलब कि ये ऐसे ही लोकल तरीके से, मतलब
पुल ऐसे बनाए जाते हैं और ये क्या करते हैं कि छोटे छोटे जो नदी नाले हैं, जैसे कि दो नदियाँ एक छोटी नदी पड़ गई है और इसको क्रॉस करना है, मतलब इनको पार करना है, तो ये ऐसे शॉर्ट स्पेन ब्रिजिंग सिस्टम को डायरेक्ट यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ से क्या होगी, सेना इनके ऊपर से निकल कर जा सकेगी। या फिर दो नाले आ गए बीच में, यहाँ से सेना निकल नहीं पा रही, तो इन ब्रिजिंग सिस्टम को डायरेक्ट यहाँ पर रखा और सेना इनके ऊपर से निकल जाएगी। तो इस तरह से पाक की जो सीमा है उस पर ये काम करेगा इस तरह से। और इनको डेवलप किसने किया है, आपको समझ में आ गया होगा। शॉर्ट स्पेन ब्रिजिंग सिस्टम क्या है, डेवलप किया है डीआरडीओ ने, जिनकी लंबाई कितनी होगी दोस्तों, 10 मीटर इनकी लंबाई होगी। इसके अलावा डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया है। तो अब डीआरडीओ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होती 1 जनवरी 1958 को। इसका ध्येय वाक्य याद रखना है, बलश्य मूलम विज्ञानम। हेडक्वार्टर कहाँ पर, दिल्ली में, और वर्तमान में हेड है सतीश रेड्डी। इसके अलावा दोस्तों याद रखना है, डीआरडीओ अपने मिसाइल का परीक्षण कहाँ से करता है, तो ये करता है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, और जिसका पहले नाम क्या था, तो इसी का नाम पहले था व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप जो कि कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर है। इसका नाम चेंज करके एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया है। इसके अलावा हाल ही में भारत ने क्या किया था, पहला स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम भी लॉन्च किया था इंद्रजाल से। और ये क्या करता है, हवा में ही ड्रोन को ख़त्म करने का काम करेगा, जो कि पाकिस्तान की जो बॉर्डर है उस पर इसको लगाया गया है। इसके अलावा क्या हुआ था, 1983 से 88 के बीच में एक अभियान या मिशन स्टार्ट किया था एपीजे अब्दुल कलाम ने, और उसका नाम था एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम। डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये कार्यक्रम में कितनी मिसाइलों को बनाया गया था, डेवलप किया गया था, और एक साथ 5 मिसाइलों को बनाया गया था। भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि, उन 5 मिसाइलों को याद रखना है बस एक छोटी सी ट्रिक से। और ट्रिक क्या है, बस याद रखना है आपको, पटना, PATNA। अब देखना, पी से पृथ्वी, अग्नि, और टी से त्रिशूल, एन से नाग, और ए से आकाश। इस तरह से 5 मिसाइलें उस मिशन के तहत तैयार की गई थी एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन खुकरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों ऑपरेशन खुकरी जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है राजपाल पुनिया, और राजपाल पुनिया की ही ये मेजर है, राजपाल पुनिया, और इनकी ही पुत्री या बेटी है दामिनी पुनिया। दोनों ने संयुक्त रूप से लिखी है ऑपरेशन खुकरी। यहाँ पे इमेज में आप देख पा रहे होंगे। अब इसको और आसानी से समझते हैं इस बुक में है क्या और ये क्यों लिखी गई है। तो सबसे पहले राजपाल पुनिया और उनकी बेटी दामिनी पुनिया ने ऑपरेशन खुकरी पुस्तक लिखी है। हुआ क्या दोस्तों, अफ्रीका के अंदर सियरा लियोन देश है, वहाँ पर गृह युद्ध चल रहा है, मतलब किसी भी देश में से गृह युद्ध चल रहा है, लेकिन अभी अफ्रीका के जो सियरा लियोन है वहाँ पर चल रहा था। तो हुआ क्या, जैसे कोई सा भी अगर गृह युद्ध होता है किसी भी देश के अंदर, उसमें शांति बनाए रखने के लिए यूएन क्या करता है, पीस कीपिंग फोर्स भेजता है अपने द्वारा। अब ये पीस कीपिंग फोर्स क्या होती है, तो इसमें दोस्तों अलग अलग देशों से क्या होती है, सेनाएं भेजी जाती है, और इसी पीस कीपिंग फोर्स के अंदर भारत भी अपनी सेना को भेजता है, और भारत लगभग विश्व में सबसे ज़्यादा इसमें अपनी सेना भेजता है। तो सियरा लियोन में भी अपनी सेना को भेजा था भारत ने, और उसी के लिए दोस्तों वहाँ पर जो अपनी भारतीय सेना ने अपना अदम्य साहस दिखाया था, उसी साहस को किस में दिखाया गया है, ऑपरेशन खुकरी जो बुक लिखी गई है उसमें उस साहस को दिखाया गया है सैनिकों को। अगर और भी अच्छे से अंदर से पूछे तो दोस्तों ये बुक है जो हवलदार कृष्ण कुमार है उसको ये समर्पित की जाती है, क्योंकि उस मिशन के अंदर ही ऑपरेशन कृष्ण कुमार का निधन हो गया था या फिर उसमें शहीद हो गए थे। तो इस तरह से पूरी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब इम्पोर्टेंट अभियान दोस्तों इनसे रिलेटेड जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत 13 अप्रैल 1984 को स्टार्ट हुआ था, जो कि कहाँ पर, सियाचिन पर भारत को अधिकार करने के लिए इसको शुरू किया था। मतलब कि सियाचिन पर अधिकार किया था भारत ने, ऑपरेशन मेघदूत इसके लिए चलाया था 1984 में। इसके अलावा ऑपरेशन विजय, तो 1999 में जो करगिल युद्ध हुआ था इसमें इसको ऑपरेशन विजय नाम दिया था, करगिल युद्ध में विजय करने के लिए। इसके अलावा ऑपरेशन पोलो चलाया था, हैदराबाद को विलय किया था भारत के अंदर, तो ये ऑपरेशन पोलो इसके लिए चलाया था। इसके अलावा ऑपरेशन शक्ति, याद रखना जो सेकंड परमाणु परीक्षण हुआ था राजस्थान के पोखरण के अंदर, उसका जो मिशन का नाम क्या रखा था, ऑपरेशन शक्ति उसका नाम रखा था। उसके अलावा हाल ही में दोस्तों ऑपरेशन लोन बरातू। लोन बरातू क्या है, तो छत्तीसगढ़ में क्या है दोस्तों, नक्सली बहुत ज़्यादा है। अब नक्सलियों को आत्मसमर्पण के लिए सरकार ने क्या किया था, एक अभियान चलाया था जिसके तहत वो वहाँ पर आत्मसमर्पण कर सकते हैं। तो ऑपरेशन लोन बरातू छत्तीसगढ़ से संबंधित है। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा बगराम एयरफील्ड किस देश में स्थित है। अब दोस्तों बगराम एयरफील्ड आप इसको समझते हैं अच्छे से। सबसे पहले तो इसका ऑप्शन है कि डी नंबर।
अफ़गानिस्तान में स्थित है बगराम एयरफील्ड। अब इसके बारे में जानते हैं बगराम एयरफील्ड है क्या। तो दोस्तों होता क्या है, बगराम एयरफील्ड को ही आतंकवादियों के विरुद्ध युद्ध स्थल भी कहा जाता है, याद रखना है। अब दोस्तों 20 साल के बाद यूएसए की सेना जो बगराम एयरफील्ड से है वापस जा रही है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि बगराम एल यहाँ पर जो अफ़गानिस्तान है, यहाँ पर तालिबान और अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठन क्या है ज़्यादा आतंक फैलाते हैं, और इन आतंकवादी संगठनों को कंट्रोल करने के लिए यूएसए क्या करती है, यहाँ पर सेना भेजी थी, और लगभग पिछले 20 सालों से उनकी सेना यहाँ पर लगी थी। और अब यहाँ से बगराम जो एयरफील्ड है, यहाँ से यूएसए ने अपनी सेना को वापस बुला लिया है। तो इस तरह से ये पूरी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब अफ़गानिस्तान की बात आई है दोस्तों, अफ़गानिस्तान के बारे में जान लेते हैं। अफ़गानिस्तान जिसकी कैपिटल क्या है, काबुल है। और दोस्तों इम्पोर्टेंट है, दो बांध बनाए गए यहाँ पर, सलमा बांध और सहतूत बांध, दोनों बांध भारत ने यहाँ पर बनाए हैं। इसके अलावा भारत पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच कौन सी लाइन है, तो डूरंड लाइन इन दोनों के बीच में है। अब दोस्तों देखना, इसके अलावा और चीज़ जानते हैं। यहाँ पर है दोस्तों डहला बांध। अभी हाल ही में क्या हुआ था दोस्तों, डहला बांध है अफ़गानिस्तान के अंदर, और इस पर तालिबानी जो आतंकवादी संगठन है इसने अपना कब्जा कर लिया था। साथ में दोस्तों राशिद खान भी अफ़गानिस्तान के रहने वाले हैं, जिनको दशक का सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर भी चुना गया था। अब दोस्तों अगर मैप के अंदर देखें कि अफ़गानिस्तान कहाँ पर है, तो देखते हैं यहाँ पर तो दोस्तों ये इंडिया लगा है यहाँ पर, और ये यहाँ पर हो गया पाकिस्तान, और ये है अफ़गानिस्तान। एक क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि भारत के साथ सबसे कम सीमा किस देश की लगती है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे केवल 106 किलोमीटर, कुल 106 किलोमीटर जो सीमा लगती है अफ़गानिस्तान के साथ लगती है भारत की। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 11 जुलाई 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष यान कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक द्वारा अंतरिक्ष में ले जाने वाले 6 सदस्यों में भारतीय मूल की कौन है। तो भारतीय मूल की जो 6 सदस्य भेजे जाएंगे वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी के द्वारा यूएसए के, तो इसमें 6 सदस्यों में एक है नोरा अल, नहीं दोस्तों ये नहीं है, ऑप्शन नंबर ए वाला है सिरीसा बादल। आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे होंगे, ये है कल्पना चावला और ये है सिरीसा बादल। अब इनको इसलिए लगा कि ये पहली भारतीय थी जो कि अंतरिक्ष में गई थी, और अब जो सिरीसा बादल जाने वाली है दूसरी भारतीय होंगी। अब इसके बारे में और अच्छे से जानते हैं, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे यही है सिरीसा बादल। अब 11 जुलाई को भेजा जाएंगे, और 11 जुलाई को याद रखना है विश्व जनसंख्या दिवस भी मनाया जाता है 11 जुलाई को। तो अंतरिक्ष में जो 6 सदस्य उसमें भारतीय मूल की एक रहेंगी सिरीसा बादल। सिरीसा बादल अगर वर्तमान दोस्तों देखें तो ये आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, लेकिन यूएसए में ये रहने वाली है। तो इस तरह से भारत में दूसरी भारतीय महिला होंगी जो कि अंतरिक्ष में जाने वाली है, और पहली कौन थी, तो कल्पना चावला पहली थी। इसके अलावा मिशन किसका है, तो वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी के द्वारा इनको भेजे जाएंगे जो कि यूएस की कंपनी है। इसके अलावा दोस्तों याद रखना है इम्पोर्टेंट फैक्ट इससे रिलेटेड कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति अगर पूछे डायरेक्ट, तो ये हैं रूस के रहने वाले हैं यूरी गागरिन, और 12 अप्रैल 1961 के ये अंतरिक्ष में गए थे यूरी गागरिन। इसके अलावा चंद्रमा पर अपना पहला कदम किसने रखा था, विश्व में से कौन गए थे मतलब चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले, तो नील आर्मस्ट्रांग थे जो कि 1969 में इन्होंने अपना पहला कदम रखा था। अगर भारत की पूछे कि भारत से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति, तो ये राकेश शर्मा थे। इसके अलावा दोस्तों भारत का मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है, तो गगनयान इसका नाम है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। अब अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में पुष्कर सिंह धामी ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। दोस्तों हाल ही में डबल से अब अगली बार कौन बन गए, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए सीएम बन चुके हैं। तो वहाँ पर देखते हैं अभी क्या चल रहा है उत्तराखंड के अंदर। दोस्तों हुआ क्या था, सबसे पहले तो याद रखना है पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ली है 11वें मुख्यमंत्री के रूप में। अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ था दोस्तों, मार्च 2021 में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्या हुआ था यहाँ पर इस्तीफा दे दिया था, और उसके बाद क्या हुआ था नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बने थे त्रिवेंद्र सिंह के स्थान पर। लेकिन दोस्तों तीरथ सिंह रावत किसी भी विधानसभा के सदस्य नहीं थे, ये लोकसभा सांसद थे, और इनको 6 महीने के अंदर क्या करना था, विधानसभा का मेंबर बनना था, और इनका कार्य ख़त्म होने वाला था किसका, तीरथ सिंह रावत का। तो इन्होंने क्या किया दोस्तों
कि सितंबर 2021 में इनका कार्यकाल खत्म हो जाता, मतलब कि 6 महीने के अंदर इनको विधानसभा का सदस्य बनना था। और इन्होंने संवैधानिक संकट से बचने के लिए, मतलब कि संवैधानिक संकट इन पर ना जाए, इसलिए इन्होंने 2 जुलाई को ही अपना इस्तीफा दे दिया था कि इन्होंने तीरथ सिंह रावत ने। और इन्हीं के स्थान पर अब कौन बन चुके हैं, तो अब पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ले ली 11वें मुख्यमंत्री के रूप में। अब उत्तराखंड की अगर लोकेशन देखें दोस्तों, यहाँ पर स्थित है कौन, उत्तराखंड, जिसकी राजधानी है देहरादून। लेकिन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ग्रीष्मकालीन राजधानी पूछ सकता है, गैरसैंण यहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। इसके अलावा दोस्तों देश का सबसे ऊंचा बांध पूछा जाए, टिहरी बांध, जो कहाँ पर है, भागीरथी नदी पर स्थित है टिहरी बांध। इसके अलावा उत्तराखंड की ही दोस्तों एक दिन के लिए सीएम बनी थी हाल ही में, कौन बनी थी, सृष्टि गोस्वामी बनी थी। और देश का पहला नेशनल पार्क पूछा जाए तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसका पुराना नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क, जो कि कब बनाया था, तो 1935-36 में इसको बनाया गया था। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। 2021 में शतरंज के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने थे, 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में दें। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।